हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग वीडियो को लाइक करें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो होता है ऐसे वाक्य या प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। अर्थात ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकेंगे, वो कहलाएंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। साथियों, इसके बारे में हम आप लोगों को पीछे टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाले वीडियो में सारी जानकारी दे चुके हैं, तो जो लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, ऐसे सवाल जिनके जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं उन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। इन्हें यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। आइए हम इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। इनका स्ट्रक्चर समझने के लिए साथियों हम लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को समझना पड़ेगा। तो आइए इनका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लिखना होता है। इसी प्रकार से हम नेगेटिव को भी देख लिए थे साथियों कि सब्जेक्ट लिखा था पहले, फिर इसमें डू या डज आता है, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स आते हैं। अब जब हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर बना लिया है तो साथियों इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की और चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने नेगेटिव बना लिया, किसी भी टेंस के सेंटेंस का अगर आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर बना लिया है तो आप इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फंडा ये होता है साथियों कि जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उस नेगेटिव स्ट्रक्चर का जो हेल्पिंग वर्ब होता है बस उसी को उठा करके हम बिल्कुल वाक्य के सामने ला देते हैं, सबसे पहले ला करके लिख देते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम उस हेल्पिंग वर्ब बाद लिख देते हैं, तो वो सारा हमारा बन जाता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर, यानी यस या नो टाइप के सवाल का स्ट्रक्चर। तो आइए हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए हम नेगेटिव में से डू या डज को बाहर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या बचा? सब्जेक्ट बच गया। हम डू या डज के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेंगे, प्लस हमारा नॉट बच गया तो हमने नॉट लिख लिया। नॉट को ब्रैकेट में क्यों लिखा? नॉट को ब्रैकेट में इसलिए लिखा साथियों क्योंकि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हुआ, यानी पूछे गए सवाल में अगर कहीं पर भी नहीं आएगा तो हम नॉट को यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस में नहीं बिल्कुल नहीं आएगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको ब्रैकेट में वैसे ही इग्नोर कर देंगे। अब उसके बाद हमको लिखना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसलिए साथियों हमारा जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इन ब्रैकेट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं वो चीज़ सिखाने वाला हूं जो आज तक ना तो आपने किसी किताब में देखा होगा और ना ही किसी टीचर ने आपको इस तरीके से बताया और सिखाया होगा, क्योंकि बहुत नई चीज़ आपको मिलने जा रही है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत भी ना हो, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप उस बात से सहमत भी होंगे और समझ भी जाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, क्या तुम आजकल विद्यालय जाते हो? साथियों, आपको सभी ने ये बताया होगा कि जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या शब्द से ही शुरू होता है, परंतु इस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं साथियों। वाक्य के सिर्फ शुरू में क्या नहीं मिलेगा, आपको वाक्य के बीच में भी मिलेगा और वाक्य के अंत में भी मिल सकता है। आपको आज तक किसी अध्यापक ने ये बिल्कुल नहीं बताया होगा कि जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है उसमें क्या शब्द जो होता है वो वाक्य के अंत में भी मिलेगा, वो वाक्य के बीच में भी मिलेगा। लेकिन साथियों, हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन आपको इस तरह से मैं समझाऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आप मेरी बात को समझेंगे भी और मेरी बात से सहमत भी होंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं सिखाया। तो आइए देखते हैं, क्या तुम आजकल विद्यालय जाते हो? और आप एक बात और जानिए कि जितने भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होते हैं उनका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाता है। तो आइए देखते हैं, क्या तुम आजकल विद्यालय जाते हो? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं हाँ मैं आजकल विद्यालय जाता हूँ, या आप कह देंगे नहीं मैं आजकल विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में संभव हो वो साथियों आपके होंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस।
आइए अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो साथियों, किसी भी सेंटेंस जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, जिनकी शुरुआत क्या से होती है या जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, अब वो चाहे क्या बीच में हो चाहे वाक्य के अंत में हो, बस उनका जवाब हाँ या ना में अगर मिलेगा तो साथियों निश्चित रूप से हम उनकी शुरुआत किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक को यूज करेंगे। तो किसको यूज करेंगे वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है तुम। तुम हमेशा क्या होता है? ये हमेशा ही प्लूरल होता है, तो इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। डू यू। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाना होगा, लेकिन दिए गए वाक्य में कहीं पर भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम सब्जेक्ट बाद यहाँ पर नॉट को इग्नोर करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। तो डू यू गो, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको आगे लिखना है क्या जाते हैं, ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। क्या जाते हैं, तो हो सकता है आप कहें कि विद्यालय जाते हैं, परंतु साथियों इस प्रकार से क्या से आप सवाल करने पर कोई स्थान नहीं ढूंढ सकते। स्थान ढूंढने के लिए क्या आपको सवाल करना पड़ेगा? कहाँ जाते हो, तो आप कहेंगे विद्यालय जाते हैं। परंतु साथियों अगर आपको क्या किसे किसको लगा करके कोई स्थान प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो अदर वर्ड होगा। और एक बात ध्यान में रख लीजिए हमेशा कि कोई भी स्थान ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहां पर जो विद्यालय है वो अदर वर्ड है। कुछ लोग ऐसे सवाल देकर के ऐसे क्वेश्चन देकर के छात्रों को कभी कभी परेशान भी कर देते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, ऐसा करके लोग सवाल देते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या जरूरत होती है? पैसिव वॉइस बनाने के लिए जरूरत होती है साथियों ऑब्जेक्ट की, और ऐसे वाक्यों में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तो उसका पैसिव वॉइस बच्चा कैसे बनाएगा? तो लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी ऐसे वाक्य जिनमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई अदर वर्ड लिखा हो, यानी कोई स्थान दिया गया हो, तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, और वैसे ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता। तो यहां पर जो विद्यालय है आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है? अदर वर्ड है। क्या तुम आजकल विद्यालय जाते हो, तो डू यू गो, कहां जाते हैं? टू स्कूल, विद्यालय जाते हैं आजकल, यानी कि नाउ अ डेज। आजकल की जो अंग्रेजी होती है साथियों वो होती है नाउ अ डेज, या दीज डेज भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दिए गए वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। आइए हम दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। मेरे भाई के साथ क्या तुम शतरंज प्रतिदिन खेलते हो? अब यहां पर देखिए वाक्य के बीच में क्या मिला है। तो वाक्य के बीच में क्या मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको ये देखना है क्या इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं या नहीं। अगर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो निश्चित रूप से इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा। मेरे भाई के साथ क्या तुम शतरंज प्रतिदिन खेलते हो? तो इसका जवाब आप या तो कहेंगे हाँ मैं तुम्हारे भाई के साथ शतरंज प्रतिदिन खेलता हूं, या आप कहेंगे नहीं मैं तुम्हारे भाई के साथ शतरंज प्रतिदिन नहीं खेलता हूं। तो इस प्रकार से आप इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए इनका ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हमेशा वाक्य के शुरुआत में क्या लिखेंगे? वाक्य के शुरुआत में हमेशा हम डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब ही रखेंगे। और यहां पर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम। कौन खेलता है? तुम खेलते हो, यानी यहां पर जो तुम आपका है वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। तो तुम जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमको हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज करनी पड़ेगी, यानी डू का प्रयोग करना होगा। तो डू यू, आप जानते हैं सब्जेक्ट बाद नॉट भी लगाना है। तो अब देखें हिंदी वाले वाक्य में कहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं तो कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इग्नोर करेंगे नॉट को और सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो डू यू प्ले, क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। तो यहां पर आपका शतरंज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू प्ले चेस, किसके साथ खेलते हैं? मेरे भाई के साथ। विद माई ब्रदर, विद मतलब होता है साथ, माई ब्रदर मतलब मेरे भाई के। तो यहां पर होगा डू यू प्ले चेस, क्या तुम शतरंज खेलते हो? विद माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ। कब खेलते हो? एवरी डे, प्रतिदिन खेलते हैं। इस प्रकार से साथियों हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या शिवांगी आजकल अध्ययन नहीं करती है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट शिवांगी है वो एक वचन है, इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज, यानी एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो डज शिवांगी। अब इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बाद नॉट भी लिखना है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में दिए गए वाक्य में आपको नहीं शब्द दिख रहा है, इसलिए नहीं को लाने के लिए हमको क्या करना होगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। साथियों जितने भी दुनिया में इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। तो यहां पर डज शिवांगी नॉट। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है जो है अध्ययन करना, यानी कि स्टडी।
कब करती है? आजकल, यानी कि नाउअडेज। तो डज शिवांगी नॉट स्टडी नाउअडेज, या कह दें डज शिवांगी नॉट स्टडी दीज डेज। अगला सेंटेंस, राज के पिता क्या तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं? अब इसका जवाब या तो कहेंगे हाँ राज के पिता मुझे नहीं पढ़ाते हैं, या कहेंगे नहीं राज के पिता मुझे नहीं पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करने के लिए हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है राज के पिता वो एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करेंगे। तो डज राज फादर, राज के पिता, नॉट नहीं, टीच पढ़ाते हैं, यू तुम्हें। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। डज राज फादर नॉट टीच यू, क्या राज के पिता तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं? यहां पर हमने राज के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया साथियों, जिसका अर्थ होता है हिंदी में का के की। जब हम दो नाउन को एक साथ मिलाते हैं का के की के संबंध के द्वारा, तो हम इस प्रकार से एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम्हारा भाई क्या तुम्हें पीटता है? तो फिर से सेंटेंस वही हो गया, या तो आप जवाब हाँ में देंगे या तो ना में देंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा भाई, अब यहाँ पे तुम्हारा भाई क्या है? देखने में लग रहा है कि प्लूरल है तुम्हारा, योर, लेकिन साथियों यहाँ पर योर होने के बावजूद भाई तो एक ही है ना, इसलिए हम वहां पर उसको एक वचन ही मानते हैं। तो तुम्हारा भाई तो कोई एक ही बंदा है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज योर ब्रदर, अब सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। देखिए सेंटेंस में कहीं पर नॉट है? नहीं है, इसलिए कहीं पर नहीं न होने के कारण हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डज योर ब्रदर बीट यू, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पीटता है? डज योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई पीटता है, यू मतलब तुम्हें। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें पीटता है या तुम्हारा भाई क्या तुम्हें पीटता है, बात दोनों एक ही है। एक लास्ट सेंटेंस आती है जो अब तक आपको नहीं मिला होगा, आपको बड़ी ही यूनिक चीज बताने जा रहे हैं। तुम्हें कोई जानता है क्या? अब इस सेंटेंस जो क्या शब्द है वो वाक्य के अंत में आ गया। तो साथियों ऐसे वाक्य आपको देखने नहीं मिलते या कोई टीचर बताता नहीं है, लेकिन आपको ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूं। तुम्हें कोई जानता है क्या? बात तो या तो कहेंगे हाँ मुझे जानते हैं, या कहेंगे नहीं मुझे कोई नहीं जानता है। यानी ऐसे सवालों का भी जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। इसलिए हम इनके लिए भी हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे। बात तो वही हो गई, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हमको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट कोई, कौन जानता है? कोई जानता है। तो यहां पर एनीवन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और एनीवन यानी किसी एक की भी बात कर रहा है। तो किसी एक के लिए हम हमेशा क्या समझते हैं? एक वचन, और यहां पर एक वचन की क्रिया हम लगा देंगे, यानी डज एनीवन नो यू, क्या कोई नो जानता है, यू यानी कि तुम्हें, क्या कोई तुम्हें जानता है। इस प्रकार से हम समझ लेंगे, या कह देंगे तुम्हें कोई जानता है क्या। तो दोनों ही बात साथियों एक तरह की, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे डज एनीवन नो यू। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आती है कृपया कमेंट करके हमको बताएं अपनी समस्या को, हम कोशिश करेंगे आपको उसका समाधान दे देने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो हमें डायरेक्टली मैसेज कमेंट करके भी दे सकते हैं अपना। साथियों आपके करने के लिए मैंने 3 एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को आप ध्यान से पढ़िए, आप सारे रूल्स को पढ़िए, सारे मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्पल को समझिए, और उसके बाद आप दिए गए एक्सरसाइज को भी सॉल्व करिए। क्योंकि इस एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व करके भी दिया हुआ है, लेकिन पहले आप मिलाएं नहीं, पहले आप उसको सॉल्व करें, आप उसको ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के बाद तब दिए गए जवाब से आप उसको मैच करवा लें, मिलान करवा लें कि आप कितने सही हुए और कितने गलत हुए। कोशिश यही करिए कि मिलान करने से पहले अब आप मुझे कमेंट कर दें कि सर ये मेरा इतना ठीक रहा, इतना मेरा गलत रहा। उसके बाद अंत में आप मिला लीजिए। आपके पास न होते हुए भी मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ जवाब दे करके। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।